डियर स्टूडेंट्स, हम ना एस्क्रिटरी यूनिटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो इस वक्त तक हमने दो सवाल जो पेपर के रेफरेंस से थे हमने पढ़े थे। जो कल में हमने सबसे पहले पढ़ा था एनाटॉमी ऑफ द एस्क्रिटरी सिस्टम में दो किडनी, दो यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा के मुतालिक पढ़ा। फिर हमने उसमें बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा नेफ्रॉन। फिर नेफ्रॉन के बाद हमने पढ़ा था यूरिन फार्मेशन। क्या पढ़ा था? यूरिन फार्मेशन के मुतालिक और यूरिन किसको कहते हैं। हमने आपके सामने ये नेफ्रॉन के मुतालिक पढ़ा था कि ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। ठीक है, तो ये ग्लोमेरुलस है, ऐसे पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये लूप ऑफ फैले, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ फैले, असेंडिंग, और ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और ये कलेक्टिंग डक्ट, ये पढ़ा था। ठीक है, इसके अलावा हमने इसमें पढ़े थे 3 स्टेप्स पढ़े थे। कितने स्टेप्स पढ़े थे? 3 स्टेप। एक ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट फॉर्मेशन, दूसरा रीएब्जॉर्प्शन और चौथा तीसरा क्या होता है? स्क्रीशन। तो ये यूरिन फॉर्मेशन के 3 तरीके हैं, 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, नंबर 1 क्या है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट फॉर्मेशन। नंबर 2 क्या था? रीनल रीएब्जॉर्प्शन। और चौथा क्या, तीसरा क्या था? स्क्रीशन, ट्यूबुलर स्क्रीशन है। क्लियर हो गया? तो इस तरह आपके पास जो अनवांटेड मटेरियल होता है वो एक दफ़ा जैसे ही रीनल ट्यूब्यूल में दाखिल होता है वो दोबारा रीअब्जॉर्ब नहीं होता, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, और एलिमिनेट आउट हो जाते हैं। क्लियर हो गया? तो आज का जो क्वेश्चन है ये लास्ट 2019 के पेपर में एनुअल में सवाल आया था कि डिफाइन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफाइन एक्टिव ट्रांसपोर्ट और इट्स टाइप और इट्स टाइप। सिर्फ 2 लाइनों का क्वेश्चन था, 5 नंबर का ये सवाल आ गया था। ठीक है जी, आपको समझ आ गया ना? सवाल क्या है कि आपके पास जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बना है, ठीक है, तो वो उसने दोबारा किसके अंदर आना है? ब्लड के अंदर आना है, और जो ब्लड के अंदर नहीं आएगा वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो वो कहते हैं वो कौन से मेथड हैं जिनकी वजह से ना जो ब्लड है वो बोमेन कैप्सूल से दोबारा रीनल ट्यूब्यूल से, किससे भला? रीनल ट्यूब्यूल से वो दोबारा किधर आता है? ब्लड में। ठीक है, तो ये देखिए ये वही बोमेन कैप्सूल और ये कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ आ गया ना? तो अब वो ये कह रहा है कि कौन से मेथड हैं जो ये पैरी, ये देखिए ये ब्लड वेसल्स हैं ऊपर, इनके अंदर दोबारा आता है, उन मैकेनिज्म का तरीका बताएं। आप शुरू से पढ़ते आए हैं कि कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है वो 3 तरीक़ों से जा सकती है। कितने तरीक़ों से जा सकती है? 3 तरीक़ों से। नंबर 1 वो होगा पैसिव डिफ्यूजन। क्या होगा? पैसिव डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन। और फिर क्या होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है मेरे बच्चे, कौन सी डिफ्यूजन है? पैसिव डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये आपको चले थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ कि पैसिव डिफ्यूजन किसे कहते हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं। ठीक है बेटा, आप देखिए पैसिव डिफ्यूजन होती है कि ये मूवमेंट होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट यूज ऑफ एनर्जी, विदाउट यूज ऑफ एनर्जी। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाती है विदाउट यूजिंग एनर्जी। क्लियर? इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? वो होती है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू
higher concentration by using energy. By using energy is known as active transport. उसको हम क्या बोलते हैं? Active transport. For example देखिए, ये एक कोई नहर जा रही है या कोई कैनाल है, उसमें पानी तेजी से फ्लो कर रहा है, ठीक है। आपके अंदर इसके शूज जो है ना गिर जाते हैं, तो क्या ये शूज यहीं पड़ा रहेगा या मूव करेगा? मूव करेगा, ठीक है ना। और क्या इसके ऊपर आपको एनर्जी कोई लगा रहे हैं? आप कोई एनर्जी लगाएंगे? अगर आपने चलते हुए पानी में अपने शूज़ पहन के कि वो वहाँ तक पहुँच जाए, तो क्या आप उसमें कोई एनर्जी लगाएंगे? वो खुद ब खुद जाएगा ना। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये पानी का फ्लो जो है वो किस तरफ है? वो इस तरफ है, और ये शूज़ ये हैं, और मैंने अब इनको इस तरफ लेके आना है। किस तरफ लेके आना है? अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में, हाँ। तो क्या ख्याल है कि सूरज में एनर्जी लगेगी ना? तो बस यही आप इसी से समझ लें कि जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल मूव करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। और करते हैं फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन करते हैं, तो वो खुद ब खुद नहीं करेंगे, वो एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे। उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की समझ आ गई? ये देखिए आपके पास ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जिक्र किया हुआ है, और ये यहाँ पर एक पैसिव, क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये देखिए, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का जिक्र किया गया है। ये देखिए कौन सी ट्रांसपोर्ट है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये कौन सी ट्रांसपोर्ट है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। आपके पेपर में सवाल क्या आया था? सवाल आया है कि डिफाइन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड इट्स डिफरेंट टाइप, इट्स टू टाइप। अब ये क्वेश्चन बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया, क्योंकि वो इसे इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, ठीक है। तो अब आप इसे पढ़ेंगे। देखिए सपोज करें, ये देखिए, ठीक है, आप मेरे साथ आते हैं, ठीक है ना, आप मेरे घर में आते हैं मेरे कहने पर, ठीक है। हम दोनों इकट्ठे होते हैं, तो मैं पहले दाखिल होऊंगा और फिर आप दाखिल होंगे, ऐसे ही होगा ना। इसी तरह जब कोई चीज़ मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह पे, उससे किसी में ब्रेन को क्रॉस करना होता है, ठीक है। तो पहले सोडियम गुजरती है, पहले सोडियम गुजरेगी, हैं, हाँ, या कैल्शियम गुजरेगी, उसके बाद ग्लूकोज गुजरेगी, उसके बाद, हाँ। तो डायरेक्ट ग्लूकोज वहाँ पर नहीं क्रॉस कर सकता, ठीक है ना। अब जो पहले सोडियम और कैल्शियम ने जो क्रॉस किया है ना, हम उसको कहते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और जैसे ही सोडियम अंदर गुजरेगा, कैल्शियम अंदर गुजरेगा, तो उसके बैक साइड पे कौन पीछे गुजरेगा? कैल्शियम, ग्लूकोज, सॉरी ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का इस तरह गुजरने के अमर को हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखिए दोनों मूवमेंट कर रही हैं लोअर टू हायर कंसंट्रेशन में, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन में। और पहले जिसने मेम्ब्रेन को क्रॉस किया तो उसका नाम क्या था? सोडियम। दूसरे का नाम क्या था? या कैल्शियम, ठीक है। फिर उसके बाद किसने मूवमेंट की? ग्लूकोज ने। अगर हम ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन कराना चाहें और अगर सोडियम ना हो तो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन नहीं। क्लियर? इज क्लियर? तो ये चीज़ आया था। तो इसका मतलब है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो तरह की होगी, ठीक है ना। एक होगी प्राइमरी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ हो सकती है, अब्जॉर्प्शन भी हो सकती है और सिक्रीशन भी हो सकती है। अब्जॉर्प्शन भी हो सकती है, लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं ना, सिक्रीशन भी हो सकती है, ठीक है। अब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, यानी कि अब्जॉर्प्शन है। और फिर देखिए अब सेकेंडरी का मतलब होता है दो, ठीक है ना। तो अब इसमें दोनों लफ्ज़ आएंगे, सेकेंडरी एक्टिव अब्जॉर्प्शन ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट। मेरी बात समझ आ गई ना? फिर बता रहा हूँ, प्राइमरी एक्टिव एब्जॉर्प्शन ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव एब्जॉर्प्शन ट्रांसपोर्ट, और फिर क्या सेकेंडरी एक्टिव सिक्रीशन ट्रांसपोर्ट। क्लियर? ये आपकी बुक में ये 5 नंबर का सवाल है, बस आपने इतना ही लिखना था। अब देखें
उसने डेफिनेशन कोई नहीं लिखी, ना तो उसने एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन लिखी है, ना प्राइमरी और ना सेकेंडरी। तो आप भी बस इतना ही लिख दें। देखिए ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट अब्जॉर्प्शन में क्या होगा वही देखें, मैंने बोला था ना आपको, सोडियम कैल्शियम अब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। फिर इसके बाद किसकी होगी, सेकेंडरी एक्टिव अब्जॉर्प्शन। तो कौन होगा, ग्लूकोज होगा और अमाइनो एसिड की अब्जॉर्प्शन। इसीलिए तो हम जब खुराक खाते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत नमक ज़रूर डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब देखिए फिर क्या, सेकेंडरी एक्टिव सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ठीक है। तो वो उसके बाद क्या होगा कि जैसे हाइड्रोजन है, वो तो हमने पहले बताया था, एक्सक्रीशन है, और ये पोटाशियम है, एंड यूरेट आयन, एंड यूरेट आयन। इसके लिए समझ आ गई। देखिए सोडियम कैल्शियम अब्जॉर्प्शन ये क्या है, प्राइमरी, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड क्या है, सेकेंडरी, ठीक है। और सेकेंडरी एक्सक्रीशन में क्या होता है, हाइड्रोजन, पोटाशियम और यूरेट आयन। इज क्लियर। ये 5 नंबर का सवाल आपके फार्मेसी टेक्नीशियन 19 के पेपर में आया है, ठीक है बेटा। हाँ फिर देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट अब्जॉर्प्शन है, एक्टिव अपना सेकेंडरी एक्टिव अब्जॉर्प्शन है, सेकेंडरी एक्टिव एक्सक्रीशन, ठीक है। तो ये हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये अब कल हमने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि यूरिन डाइल्यूट भी हो सकता है और यूरिन कंसनट्रेटेड भी हो सकता है। तो क्या आप अपनी मर्जी से अपना यूरिन को कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट कर सकते हैं? नहीं। हाँ ये और बात है, आप गिलास पानी ज़्यादा पी लें तो आप ऑटोमेटिकली जो है वो ऐसे है ना, या आप पानी ना भी पिए, सर्दियों की बात कर रहा हूँ, आप रूटीन में वाटर लेते हैं, रूटीन में वाटर सर्दियों में लेते हैं, लेकिन क्योंकि सर्दी में हमारे जिस्म को पानी की इतनी ज़रूरत नहीं होती और ना हमारे जिस्म से स्वेटनिंग हो रही होती है, तो इसलिए यूरिन जो है वो डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है ना। और उसका कलर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैंने एक बात बताई थी कि ये जो जितनी भी चेंजेस है इसका क्या मतलब हुआ कि जो विद द पैसेज ऑफ टाइम यूरिन है ना, है यूरिन, इसकी कंपोजिशन यानी कि वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम और कंसंट्रेशन चेंज होती रहेगी। वॉल्यूम भी चेंज होगा तो कंसंट्रेशन भी चेंज होगी, वॉल्यूम कम होगा कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो कंसंट्रेशन कम होगी। मेरे बच्चे समझ आ गए ना। तो अगर ये सूरत हाल, अच्छा अब हमने आपको ये बताना है कि कौन सी चीज़ है जो यूरिन को, वॉल्यूम को, कंसंट्रेशन को कंट्रोल करती है, क्लियर। तो जो उसका मेन रोल होता है ना वो होता है आपका ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये अपना ब्रेन में जो है ना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है, ठीक है ना, और रीनल कॉर्टेक्स बनाता है, क्लियर हो गया। तो एल्डोस्टेरोन बनाता है, ठीक है। इसे कहते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन। अगर ये हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा, यूरिन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर इसका ADH की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो यूरिन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, और यूरिन क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। यूरिन क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। काम वही नेफ्रॉन ही आएगा, काम यही आएगा, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे कि कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से यूरिन डाइल्यूट हो जाता है, यूरिन डाइल्यूट हो जाता है, ये भी हम पढ़ेंगे। अब ये तो पता लग गया ना कि अगर एंटी डायरेटिक हार्मोन ज़्यादा पैदा होगा तो यूरिन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, क्लियर हो गया। तो आपके पेपर में सवाल यह है कि हाउ अपना डाइल्यूट यूरिन कैसे बनता है और कंसंट्रेटेड यूरिन कैसे बनता है। तो इसके लिए हमने आपको बताना है। देखिए वो कहता है कि जी आपके पास फॉर्मेशन ऑफ
डाल्यूट और कंसंट्रेटेड यूरिन, वो इनमें से एक पूछ सकता है, डाल्यूट और, हाँ। तो जब भी ये ऐसा सवाल आए तो आपने नेफ्रॉन की शक्ल पहले ज़रूर बनानी है, ओके। आपने इसके डायग्राम को ड्रा करेंगे, ओके। फिर आपने देखेंगे कि इसका लिखेंगे द कंपोजिशन ऑफ द यूरिन, यूरिन की कंपोजिशन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू डेली बॉडीज नीड। हमारे जिस्म में जिस दिन हर रोज़ हमारे जिस्म को जो भी ज़रूरत है, जिस वक्त भी ज़रूरत है, उस ज़रूरत के मुताबिक इसकी कंपोजिशन क्या होती है, चेंज होती है, तब्दील होती है। यूरिन की कंपोजिशन, हाँ, डेली बेसिस पे क्या होती है, मौसम के लिहाज से। जब हमारे जिस्म को पानी की ज़रूरत होती है, जब हमारे जिस्म को, जैसे आजकल पानी की ज़रूरत है ना, ठीक है, तो उसे मेंटेन द osmolarity of the body fluid, osmolarity of the body fluid। तो बॉडी में एक लेवल वाटर को मेंटेन करती है, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर के बैलेंस को मेंटेन करती है, ठीक है। कहता है कि व्हेन वाटर इज नीडेड, जब वाटर ज़रूरत होगी, तो वाटर की रिअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होनी चाहिए ना नेफ्रॉन से, इनसे रिअब्जॉर्प्शन क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो फिर इसकी रिअब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करने के लिए किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होगी, ADH की, क्या होगी, ADH की, ठीक है ना। देखिए व्हेन वाटर इज नीडेड, किडनी प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन, और यानी कि उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। एंड व्हेन वाटर इज नॉट नीडेड, और हमारा जिस्म कहता है कि हमारे जिस्म में एक्स्ट्रा वाटर है, तो उस सूरत में क्या होगा, इट इज एक्सक्रीटेड यूरिन विद डाल्यूट सल्यूट कंसंट्रेशन। तो वो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डाल्यूट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, डाल्यूट हो जाएगी। कैसे होगी कि ये ADH कम हो जाएगा, ADH क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सर्दियों में ADH ज़्यादा होगा या गर्मियों में ज़्यादा पैदा होगा, देख लो। गर्मियों में पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, सर्दियों में, तो फिर आजकल ADH ज़्यादा पैदा होगा या सर्दियों में ज़्यादा होगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया, पहले भी पसीना आ रहा है, पानी की वैसे कमी हो रही है, क्लियर हो गया। अब देखिए प्रिंसिपल क्या है, क्या है, ये सब कुछ कैसे होता है, वही लफ्ज़ लिखा हुआ है, ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन, कंट्रोल द यूरिन कंसंट्रेशन, यूरिन कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है। व्हेन ADH इज नॉट सिक्रीटेड, ये जब ADH सिक्रीट नहीं होता, यानी कि सर्दियों का मौसम आए हैं, तो फिर क्या होगा, द किडनी एक्सक्रीट लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन। तो ऐसे बंदे को यूरिनेशन ज़्यादा हो जाएगी, यूरिन का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। एंड व्हेन ADH is present in high concentration in the kidney, जब ये ज़्यादा कंसंट्रेशन में पाया जाएगा, वहाँ पे पहुँचेगा पैदा, ठीक है, फिर क्या होगा, एक्सक्रीटेड स्मॉल वॉल्यूम ऑफ यूरिन भी होगा और उसकी कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी। मेरे बच्चे समझ आ गए कि नहीं आ गए, समझ आ गई ना। तो अब दोनों सूरतें बता दी, कौन कौन सी बोला, डाल्यूट यूरिन की और कंसंट्रेटेड यूरिन की। तो इससे एक जाहिर तो बात, एक लफ्ज़ में अगर हम कहेंगे ना, तो ये कहेंगे कि अगर ADH कम हो जाए तो यूरिन क्या हो जाता है, डाल्यूट हो जाता है, और अगर ADH बढ़ जाए तो और यूरिन क्या हो जाता है, डाल्यूट हो जाता है। ADH से अगर ज़्यादा हो जाए तो यूरिन क्या हो जाता है, कंसंट्रेटेड हो जाता है, और अगर ADH एंटी डायरेक्ट कम हो जाए तो यूरिन डाल्यूट हो जाता है। इसके लिए अब इसने इतनी डिटेल्स नहीं लिखी कि ADH बेसिकली करता क्या है। ये याद रखना, जहाँ सोडियम जाता है ना, वहाँ साथ में वाटर भी साथ जाता है, ठीक है। अब ये देखना, ये मुख्तलिफ हिस्से हैं, यहाँ भी वाटर की एब्जॉर्प्शन हो रही है, यहाँ भी वाटर की एब्जॉर्प्शन हो रही है, यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है। तो बेसिकली ये देखिए, ये क्या है, सेंडिंग लूप ऑफ वेल है, और ये क्या है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, और ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है। तो ये हार्मोन क्या करते हैं, यहाँ से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को
बढ़ा देते हैं। अगर देखिए ये जो है ना ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, ये जो आ रहा है, इसमें अगर ज़्यादा है सोडियम तो सोडियम को रीअब्ज़ॉर्ब करेगा। जब सोडियम रीअब्ज़ॉर्ब होगा, सोडियम रीअब्ज़ॉर्ब होगा तो वाटर भी रीअब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। जब वाटर रीअब्ज़ॉर्ब हो जाएगा तो यूरिन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ आई कि नहीं है? ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो अमल होता है वो किस किस जगह पे होता है। देखिए अब देखना, कंपोनेंट ऑफ द कंसंट्रेटिंग एंड डाइल्यूटिंग सिस्टम, तो ये सिस्टम कहाँ कहाँ पे काम कर रहा होता है। ठीक है, देखिए पहला होगा द डाइल्यूट यूरिन फॉर्मेशन इज अचीव्ड बाय काउंटर करंट सिस्टम ऑफ द नेफ्रॉन। काउंटर करंट सिस्टम ऑफ द नेफ्रॉन, काउंटर करंट सिस्टम ऑफ द नेफ्रॉन क्या होता है, ये देखिए इस जगह से ना, इस जगह से ये थिन होती है, वाटर क्या हो जाता है, जैसे जैसे नीचे जाता रहेगा ना वाटर रीअब्जॉर्ब होता जाएगा और कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे अब ये ऊपर आता है ना तो अब वाटर नहीं करता, ये सेम होता है, यहाँ सोडियम ये बाहर ये निकलना शुरू होता है। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हो गई, बढ़ती जाएगी। तो बाहर कंसंट्रेशन बढ़ जाए और अंदर क्या हो जाए, कम हो जाए, तो बाहर हाइपरटोनिक है, अंदर हाइपोटोनिक है, तो फिर वाटर खुद ब खुद बाहर आएगा, तेजी से बाहर आएगा, तो रीअब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी ना। तो इसलिए अल्लाह पाक ने अगर इस ट्यूब को इस तरह रखते ना तो इसकी एब्जॉर्प्शन इतनी अच्छी न होती। तो इसे हम कहते हैं काउंटर करंट रीअब्जॉर्प्शन, काउंटर करंट रीअब्जॉर्प्शन। जैसे जैसे नीचे जाता रहेगा कंसंट्रेशन क्या होती रहेगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, और जैसे जैसे ऊपर आता जाएगा तो वहाँ पे पानी जो सोडियम कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी, बाहर जो है वो सल्यूट ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा सोडियम। ठीक है ना, यूरिया भी आ जाता है, उसे कहते हैं जो सेलों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं। देखिए तीन है ना, अब जो दरमियान में जो खाली जगह है इसे क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अगर इंटरस्टिशियल स्पेस में अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाए, ठीक है, तो फिर इससे वाटर ज़्यादा निकलना शुरू हो जाएगा। मेरी बात समझिए ना, तो इसको हम कहते हैं काउंटर करंट, हाँ, काउंटर करंट सिस्टम ऑफ नेफ्रॉन। बात समझ आएगी ना, तो ये जो इसके बल खा रहे हैं इसे काउंटर करंट सिस्टम कहते हैं। क्लियर? अच्छा, फिर कहता है इसमें शामिल कौन कौन से थे। देखो मैंने पहले कहा था कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ फैमिली, वही नेफ्रॉन के पूरे हिस्से लिख देंगे, डिसेंडिंग लूप ऑफ फैमिली। फिर उसके बाद क्या होता है, थिन ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले। फिर उसके बाद क्या है, मिडलरी इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियम, वही मैंने कहा था कि दो के दरमियान जो डिस्टेंस होता है। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वो देखो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर उसके बाद क्या आता है, कलेक्टिंग डक्ट, और एक ये वेन होती है इसे कहते हैं वीजा रेक्टा, वीजा रेक्टा, वीजा रेक्टा। अब देखो, अब डाइल्यूट यूरिन बनाने में या कंसंट्रेटर बनाने में जो पार्ट्स नेफ्रॉन के हिस्सा लेते हैं उसका उसने नाम लिखा। वो शुरू कहाँ से हुआ, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ फैले, असेंडिंग लूप ऑफ फैले, कलेक्टिंग रीनल ट्यूब्यूल्स और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और फिर कलेक्टिंग डक्ट और कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। और दरमियान में जो ये डिस्टेंस है इसे कहते हैं इंटरस्टिशियम। ठीक है ना, इंटर, ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम। मेरे बच्चे समझ आइए कि नहीं, तो इट इज़ आल। अच्छा, अब हम समरी लिखते हैं कि जब भी डाइल्यूट यूरिन होगा तो क्या क्या होगा, क्या क्या होगा। देखिए, अगर ऑस्मोलरिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऑस्मोलरिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या हो जाएगी, कम होगी, जहाँ सल्यूट कम हो जाती है। ठीक है, ऑस्मोलरिटी जहाँ पे सल्यूट ज़्यादा जाता है ना वहाँ पे ऑस्मोलरिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर देखिए, ये देखिए डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ एडीएच, वही बात कर रहा हूँ कि एडीएच की सिक्रीशन डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे होगा ना, डाइल्यूट यूरिन जो बना रहे हैं। फिर क्या कहते हैं, जब एडीएच कम हो जाएगा तो सोडियम इनकी रीअब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द
डिस्टल टिब्यूल्स, और जो टिब्यूल्स हैं कलेक्टेड, वहाँ पे क्या होगी, सोडियम की रिजॉर्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और ये देखिए वो सब कुछ उसमें बताया है, डिस्टल टिब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट और कलेक्टिंग टिब्यूल्स में वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब रिजॉर्शन कम हो जाएगी तो वो वाटर किधर जाएगा, यूरिन में जाएगा, और यूरिन का मोर वाटर क्या है, ज़्यादा वाटर किस में चला जाएगा, यूरिन में जाएगा। जब ज़्यादा वाटर जाएगा तो वो कौन सा यूरिन बनेगा, डाइल्यूट यूरिन बनेगा। अब फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि डाइल्यूट यूरिन बनने के लिए क्या होता है। सबसे पहले क्या पैदा होगा, ADH क्या हो जाएगा, ज़्यादा पैदा होगा। जब ADH ज़्यादा होगा तो वो जो ट्यूब्यूल असेंडिंग डिसेंडिंग कलेक्टिंग डक्ट में क्या होगा, वाटर की रिजॉर्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिजॉर्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वाटर की एक्सक्रीशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और यूरिन की कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी, और यूरिन की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी, और वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, और यूरिन भी ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर। तो ये बेटा आज हमने जो पढ़ा है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपके पास ये 3 सवाल आएंगे। पहला सवाल यही आएगा कि डिफाइन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन द यूरिन फॉर्मेशन है, और इसकी टाइप्स लिखें। एक्टिव में क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है ना। प्राइमरी एब्जॉर्प्शन है, सेकेंडरी एब्जॉर्प्शन है, और सेकेंडरी एक्सक्रीशन भी है। क्लियर हो गया। फिर डाइल्यूट यूरिन बनाने का उसने डिस्कस किया है कि डाइल्यूट यूरिन किसे कहते हैं और कंसनट्रेटेड यूरिन किसे कहते हैं, और इसको कंट्रोल कौन करता है, ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के फिर हमने सारा डिस्कस किया, उसकी एनाटॉमी फिर दोबारा नेफ्रॉन की बताई, ठीक है। और फिर समरी एंड में यही बताई कि ऑस्मोलरिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ADH की प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। तो फिर जब ADH की सिक्रेशन कम होगी तो वाटर की रिअब्जॉर्प्शन कम होगी, और वाटर के और यूरिन फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, और भाई जब रिअब्जॉर्प्शन कम हुई है तो यूरिन का वॉल्यूम बढ़ नहीं जाएगा, तो यूरिन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और यूरिन क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो इस तरह अगर आपसे कोई इस तरह कहे कि अपना कंसनट्रेटेड यूरिन कैसे बनता है, तो फिर आप यही कहेंगे कि ऑस्मोलरिटी ऑफ ES जो है कि वो इंक्रीज हो जाएगी, ADH की सिक्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो उससे क्या होगी, सोडियम वाटर की रिअब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और वॉल्यूम ऑफ यूरिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यूरिन की कंसनट्रेशन और यूरिन क्या हो जाएगा, कंसनट्रेटेड हो जाएगा। क्लियर। इस तरह भी सवाल आ सकता है, लेकिन बुक में आपने हेडिंग दी हुई है, लेकिन उसने इसका जिक्र नहीं किया, ठीक है। इट इज़ ऑल। ये चीज़ आज हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। शुक्रिया जी, थैंक यू।